Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to a new lecture of logical reasoning. लॉजिकल रीजनिंग की आज फिफ्थ क्लास होगी इंशाल्लाह ताला हमारी, जिसके अंदर हम पीएमडीसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लॉजिकल प्रॉब्लम्स से पिछले साल भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, नेशनल एमडी कैट में भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, एंड इस साल भी हम ये मतलब यकीनन कह सकते हैं कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं इंशाल्लाह ताला। ये सबसे मज़े की बात ये है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। बस एक दफ़ा आप लोगों को एक पैटर्न अपनाना है हर क्वेश्चन का। एक पैटर्न जब अपना लेंगे तो उसके बाद आपकी खुद की लॉजिकल डिडक्शन उस पर काम करना शुरू कर देगी और आप लोगों के लिए इसके एमसीक्यू सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं? लॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ जनरल टर्म फॉर अ टाइप ऑफ पजल दैट इज़ सॉल्व थ्रू डिडक्शन। ये एक जनरल टर्म इस्तेमाल की जाती है जब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको हम पजल का नाम देते हैं। पजल मीन्स कि वहाँ पर हमारी रीजनिंग और लॉजिक का इस्तेमाल करके हमने कुछ डिडक्शन करनी है, डिड्यूस करना है कुछ इन्फॉर्मेशन को। गिवन अ लिमिटेड सेट ऑफ ट्रुथ एंड अ क्वेश्चन, कुछ लिमिटेड सेट ऑफ हकीकतें और क्वेश्चन हमें दी जाते हैं और वी स्टेप थ्रू द डिफरेंट सिनेरियोज अंटिल एन आंसर इज फाउंड। और डिफरेंट सिनेरियोज में घुमा फिरा कर हमें एक आखिर में आंसर देना होता है। ठीक है, अब इसके काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स में। जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपको मैं बताऊंगी कि 4 तरह के सवाल पीएमडीसी दे चुका है, पीएमसी दे चुका है, तो मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे ईटा यूएचएस में आगे क्वेश्चंस आएंगे वो इन 4 टाइप्स में से कोई 2 तरह के या 1 तरह के या 3 तरह के सवाल हो सकते हैं। सबसे पहले इस लॉजिकल प्रॉब्लम्स के लेक्चर को आगे लेके जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में क्लियर करवाना चाहती हूँ कि ये जो साइन होता है जो ए एंड बी के दरमियान में मैंने लगाया है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये अगर इस साइन का एक साइड खुला है और एक साइड क्लोज है, तो इस साइन को आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि ओपन साइड पे हम 2 डॉट्स कंसिडर करते हैं, 1 डॉट और यहाँ पर 2 डॉट, और क्लोज साइड पे हम 1 डॉट कंसिडर करते हैं, ये जो इसकी ये बैक है। तो हम कहते हैं कि अगर ये खुला है जिस साइड पर, मतलब 2 डॉट्स इसके जिस साइड पर आ रहे हैं तो 2 बड़ा होता है और एक डॉट छोटा होता है, तो हम कहते हैं जिस साइड से ये खुला होता है उस साइड वाला नंबर बड़ा होता है और जिस साइड से ये क्लोज होता है उसके उस साइड वाला नंबर छोटा होता है। अब a इज ग्रेटर देन b, ये जो साइन है इसका मुंह a की तरफ खुला है तो हम कहेंगे कि a इज ग्रेटर देन b। अगर इस साइन का जो है मुंह देखें आप लोग b की तरफ ओपन है तो हम कहेंगे कि b इज ग्रेटर देन a। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a इज लेस देन b, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि b इज लेस देन a। अब एक और साइन होता है जिसमें यही वाला साइन दिया होता है और साथ इसी तरह छोटा सा यहाँ पर डैश लगा होता है, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया लैपटॉप से उस छोटे से डैश को ड्रॉ करने के लिए, बट मैं नहीं ड्रॉ कर पाई। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डैश पुट कर दिया जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर छोटा सा डैश है। उसको कहते हैं, अगर ये ओपन साइड है ए की तरफ तो हम कहेंगे ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, जब वो डैश साथ में लगा होगा। तो अगर इसका साइन ए की तरफ ओपन होगा तो हम कहेंगे ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, और अगर इसका साइन ए से मुड़ा होता है, बी की तरफ ओपन होता है, तो हम कहते हैं बी इज ग्रेटर और इक्वल टू, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब ये इक्वल टू और ग्रेटर देन और स्मॉलर टू और इक्वल टू और स्मॉलर देन का जो सीन है ये कैसे अंडरस्टैंड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर गिवन है और एक बी सेट है जिसके अंदर सिर्फ 2 और 3 नंबर गिवन है। इसके समझाने की कोशिश करियो कि ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी का क्या मतलब है। ए सेट में इतने नंबर्स है और बी सेट में सिर्फ 2 और 3 हैं। अगर आप देखें तो ए सेट के ही 2 नंबर्स बी सेट में गिवन है, तो मैं ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकती हूँ कि जो ए है वो ग्रेटर है मगर वो इक्वल भी है बी के, क्योंकि बी के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो ए के अंदर मौजूद है, बट ए बड़ा भी है क्योंकि ए में दूसरे नंबर्स भी हैं। तो मैं ये वाला साइन यूज़ करूँगी कि ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक हो गया, या बी इज़ स्मॉलर और इक्वल टू ए। देख सकते हैं आप, बी इज़ स्मॉलर और इक्वल टू ए। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी इस साइन को। अब अगर आगे हम मूव करें तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स में हमें 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक होते हैं फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस, एक होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एक होते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चंस और एक होते हैं सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस।
अब हम एक एक करके इन सवालों की नौइयत को देखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आप इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो मैंने नेशनल एमडी कैट के पेपर्स में से कलेक्ट करके उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया, ताकि आप लोगों को पास्ट पेपर प्रैक्टिस प्लस लेक्चर में ये समझ आ जाए कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या है। अब पहला सवाल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन का क्या होगा कि एक तरह की आपको 3 फैक्ट्स दी जाएंगी, ठीक है। कहेंगे कि ये तीनों फैक्ट्स का मतलब है ये हकीकत है, इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने करेक्ट मानना ही मानना है जो फैक्ट में गिवन है। फिर आपसे कहा जाएगा कि क्या ये तीनों फैक्ट्स अगर ठीक हैं तो बताएं कि जो नीचे ऑप्शंस है वो ठीक हैं या गलत हैं, या वो एक ठीक है या दो ठीक है या दोनों ठीक है, या सारी स्टेटमेंट्स ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। फैक्ट 1 कहता है कि मैरी सेड एन एंड आई हैव कैट्स। फैक्ट 2, एन सेड आई डोंट हैव कैट। Fact 3, Mary always tells the truth but Anne sometimes lies. In the first three statements are facts. Which of the following statement must also be a fact? अगर ये तीनों statements facts हैं तो इन तीन statements में से कौन सी fact होगी और कौन सी ठीक होगी। अब मैंने अपनी तीनों फैक्ट्स के डाटा को अपनी आसानी के लिए साथ साथ पढ़ते ही मैंने अपने लिए कुछ डिडक्शंस करना स्टार्ट कर दी। जैसे पहले मैंने लिखा मैरी सेड एन एंड आई हैव कैट्स। मैंने लिखा मैरी ने कहा आई और एन के पास कैट्स हैं। फिर मैंने लिखा एन सेड आई डोंट हैव कैट। एन ने कहा नो कैट्स। मैरी ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ बट एन समटाइम्स लाई। मैंने लिखा मैरी हमेशा ट्रुथ बोलती है और एन समटाइम्स झूठ बोलती है। मेरा सवाल है क्या एन के पास कैट है। एन के पास नो कैट, एन खुद कह रही है नो कैट, बट मैरी ने कहा कि एन के पास कैट है और मैरी हमेशा सच बोलती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी पहली स्टेटमेंट ठीक है। मैरी हैज़ अ कैट। क्या मैरी के पास कैट है? बिल्कुल, मैरी ने खुद ही कहा है कि मेरे पास कैट है और मैरी हमेशा सच बोलती है। फिर है एन इज लाइंग। क्या एन झूठ बोल रही है? तो हमें खुद पता चला कि एन समटाइम्स लाई फैक्ट में गिवन है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो इस वजह से हमारी ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपने हर फैक्ट को पढ़ने के साथ अपने लिए डाटा को इस तरह डिड्यूस करना है ताकि आंसर्स के तीनों को स्टेटमेंट्स को फाइंड करने में आपको ये डाटा हेल्प करे और दोबारा से आपको स्टेटमेंट्स ना रीड करनी पड़े। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का दूसरा सवाल देखते हैं जो कि एनएमडी कैट का क्वेश्चन है। फैक्ट 1, आसमा हैज़ 4 चिल्ड्रन। मैंने लिख लिया आसमा 4 चिल्ड्रन। फैक्ट 2, 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्लू आइज एंड 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्राउन आइज। मैंने लिख दिया कि 2 की ब्लू आइज हैं, 2 की ब्राउन आइज हैं। फैक्ट 3, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। हाफ चिल्ड्रन गर्ल्स हैं। टोटल कितने बच्चे हैं आसमा के? 4। हाफ गर्ल्स हैं तो मुझे पता चल गया 2 गर्ल्स हैं। इधर से मैं एक इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर सकती हूँ कि अगर टोटल 4 हैं और हाफ उसमें से गर्ल्स हैं तो हाफ बॉयज़ हैं, मीन्स 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़। अब मुझे नीचे बताया गया कि ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बताया क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। एटलीस्ट 1 गर्ल हैज़ ब्लू आइज। क्या इस इंफॉर्मेशन में कहीं पर मेंशन है कि जो 2 ब्लू आइज हैं वो एक गर्ल और बॉय है, या इधर कहीं मेंशन है कि जो 2 ब्राउन आइज वाले चिल्ड्रन हैं उनकी कोई एक की गर्ल और एक बॉय है? नहीं। तो ये हमें कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है। फिर दूसरा है 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो बिल्कुल ये अभी हमने देखा कि हाफ आर गर्ल्स तो हाफ विल बी द बॉयज। फिर अगर हम देखें द बॉयज हैव ब्राउन आइज, तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि यहाँ कहीं पर मेंशन नहीं है कि जो 2 चिल्ड्रन ब्राउन आइज वाले हैं वो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, या जो 2 चिल्ड्रन ब्लू आइज वाली हैं वो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं। तो इसकी वजह से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 ऐसा फैक्ट है जो कि दूसरे फैक्ट से रिलेट कर रहा है और करेक्ट है। ठीक हो गया। फिर हम लोग आते हैं सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको ऐसे के सवाल दिए जाएंगे कि 3 स्टेटमेंट्स दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताएं क्या पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट अगर ठीक है तो तीसरी करेक्ट होगी या नहीं होगी। अगर पहली और तीसरी ठीक है तो क्या दूसरी ठीक होगी। अगर दूसरी या तीसरी स्टेटमेंट ठीक है तो क्या पहली ठीक होगी। इस तरह के सवाल आपको सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस में दिए जाएंगे। अब आप देखें स्टेटमेंट 1, मरियम इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड जावेद। मैंने लिख दिया मरियम बिहाइंड जावेद। फिर है जावेद इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड बिलाल। जावेद बिहाइंड बिलाल।
और फिर है बिलाल इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड मरियम। इफ द टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, दो स्टेटमेंट्स जो मुझे दी हैं वो हैं कि मरियम बिहाइंड बैठी है जावेद के और जावेद बिहाइंड बैठा है बिलाल के। अब जावेद कॉमन है तो मैं एक स्टेटमेंट बनाने के लिए जावेद को लिख दूंगी मिड में, और जावेद जो है, मरियम जो है वो जावेद के पीछे बैठी है तो मरियम को मैंने जावेद के पीछे लिख दिया, बिहाइंड लिख दिया। और जावेद खुद बिहाइंड बैठा है बिलाल के, तो जावेद किसके पीछे बैठा है, बिलाल के। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, मतलब इस स्टेटमेंट का मैंने ये मतलब निकाला कि मरियम इज बिहाइंड जावेद एंड जावेद इज बिहाइंड बिलाल। जो मुझे यहाँ दिया हुआ था कि मरियम इज बिहाइंड जावेद एंड जावेद इज सिटिंग बिहाइंड बिलाल, मैंने इसको सिंपल करके लिख दिया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिलाल इज सिटिंग बिहाइंड द मरियम, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो अगर आप गौर करें तो मुझे मरियम का जावेद के साथ रिलेशन बताया गया है कि मरियम जावेद के पीछे बैठी है, और जावेद का बताया गया कि वो बिलाल के पीछे बैठा है। लेकिन मुझे स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन कि बिलाल और मरियम का आपस में क्या ताल्लुक है, बिलाल कहाँ पर बैठा है मरियम के रिलेशन में। ठीक है, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन अनसर्टेन दी गई है, मैं खुद से कुछ भी इस इन्फॉर्मेशन के अलावा डिड्यूस नहीं कर सकती कि मरियम और बिलाल आपस में, मरियम आगे बैठी है या बिलाल पीछे बैठा है। ठीक हो गया, तो ये आंसर होगा अनसर्टेन। फिर अगर सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो है कि द एम्पोरियम मॉल हैज़ मोर स्टोर्स देन द पैकेजेस मॉल। मैंने लिख दिया एम्पोरियम मॉल, मोर मोर है ना, इसका मुंह खुला है, एम्पोरियम मॉल हैज़ मोर स्टोर्स देन पैकेजेस मॉल। फिर मैंने लिख दिया अमाना मॉल हैज़ फीवर स्टोर्स देन द पैकेजेस मॉल। मैंने लिख दिया अमारा मॉल लेस स्टोर्स देन पीएम, लेस का साइन इसकी तरफ रखा, इसका मुंह इसकी तरफ, अमारा की तरफ बंद रखा। फिर यहाँ पर देखो तो पीएम यानी पैकेजेस मॉल कॉमन है तो मैंने पैकेजेस मॉल को कॉमन में रख लिया, और मैंने लिखा कि जो है एम्पोरियम मॉल उसके ग्रेटर है पैकेजेस मॉल से स्टोर, तो एम्पोरियम मॉल की तरफ मुंह खुला आ गया। फिर मैंने लिखा कि जो अमाना मॉल है उसके लेस स्टोर से पैकेजेस से, तो मैंने क्या किया, अमाना की तरफ मुंह बंद करके पैकेजेस की तरफ इस साइन का मुंह खोल दिया, कि इसका मतलब ये है कि Emporium Mall has more stores than Packages Mall and Packages Mall has more stores than Amana Mall। ठीक है, मतलब अमाना मॉल हैज लेस स्टोर्स देन पैकेजेस मॉल। क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट का कि क्या एम्पोरियम मॉल हैज ग्रेटर स्टोर्स देन अमाना मॉल। तो आप लोग इस रिलेशन में गौर से देखो, एम्पोरियम मॉल के सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं, फिर पैकेजेस मॉल के हैं और फिर अमाना मॉल के हैं, क्योंकि साइन देख सकते हैं एम्पोरियम मॉल हैज़ ग्रेटर स्टोर्स देन पैकेजेस मॉल एंड पैकेजेस मॉल हैज़ ग्रेटर स्टोर्स देन अमाना मॉल। सो एम्पोरियम मॉल के अमाना मॉल से ज़्यादा हैं स्टोर्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जो ट्रू ऑप्शन आएगा। फिर अगर हम सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस का एक और क्वेश्चन देखें तो आप लोग देखोगे कि स्टेटमेंट 1 ड्यूरिंग द पास्ट ईयर जमशेद सा मोर मूवीज देन सादिया। मैंने लिख दिया जमशेद ने मोर मूवीज देखी सादिया से, मोर का साइन, ग्रेटर का साइन लगा दिया। स्टेटमेंट 2 है सादिया सा फीवर मूवीज देन दाऊद। सादिया ने लेस मूवीज देखी दाऊद से, साइन नजर आ रहा है ना सादिया की तरफ लेस। स्टेटमेंट 3 हमने प्रूफ करनी है कि ये करेक्ट है, ये ठीक है, दाऊद सा मोर मूवीज देन जमशेद। मैंने अपनी दो स्टेटमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको ऐसे लिखा कि सादिया कॉमन थी तो मैंने सादिया को मिड में लिख दिया, सादिया ने कम मूवीज देखी हैं जमशेद से तो मैंने सादिया की तरफ स्मॉलर वाला साइड रखा और जमशेद की तरफ ग्रेटर वाला, कि मतलब जमशेद ने मोर मूवीज देखी सादिया से और सादिया ने कम मूवीज देखी दाऊद से, सादिया ने कम मूवीज देखी दाऊद से। अब सवाल मुझसे ये पूछा जा रहा है क्या दाऊद ने मोर मूवीज देखी हैं जमशेद से। तो आप मुझे बताएं क्या यहाँ पर दाऊद और जमशेद का कोई स्टेटमेंट मुझे गिवन था या स्टेटमेंट के अंदर जावेद और दाऊद का कोई रिलेशन गिवन था? बिल्कुल भी नहीं गिवन था। मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि जमशेद ने ज़्यादा मूवीज़ देखी थी सादिया से और सादिया ने कम मूवीज़ देखी थी दाऊद से, जिससे मैं खुद सिर्फ इतना डिड्यूस कर सकती हूँ कि दाऊद ने मोर मूवीज़ देखी थी सादिया से और सादिया ने लेस मूवीज़ देखी थी जमशेद से। मैं ये नहीं कह सकती कि दाऊद ने मोर मूवीज़ देखी थी जमशेद से या जमशेद ने लेस मूवीज़ देखी थी दाऊद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मुझे दाऊद और जमशेद का रिलेशन, दाऊद और जमशेद का रिलेशन नहीं गिवन, बल्कि सादिया और जमशेद और दाऊद और सादिया का रिलेशन गिवन है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन अनसर्टेन हुई।
अब आ जाता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग को स्टेटमेंट बड़ी दी जाती है, लेकिन जो बहुत ही आसान होती है और आप लोग को ध्यान से और कंसंट्रेशन से यहाँ पे हाजिर दिमागी का काम लेना होता है, हाजिर दिमागी से काम लेना होता है, क्योंकि आपको पूरी कंसंट्रेशन से उस स्टेटमेंट को एक दफ़ा में ही पढ़कर आंसर निकालना है। अब देखें, मुझे देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ आप लोगों ने बिल्कुल पेपर में वैसे करना है। नर्स कैंप हैज़ वर्कड मोर नाइट शिफ्ट्स इन अ रो देन नर्स रोजर। मैंने लिख दिया नर्स कैंप मोर नर्स रोजर, ठीक हो गया। हु हैज़ वर्कड 5, रोजर ने कितना किया 5, तो मैंने छोटा सा ब्रैकेट में रोजर के सामने 5 लिख दिया। नर्स मिलर हैज़ वर्कड 15 नाइट शिफ्ट इन अ रो, नर्स मिलर हैज़ वर्कड 15 नाइट शिफ्ट्स इन अ रो मोर देन नर्स कैंप एंड रोजर। मैंने लिख दिया नर्स मिरल जिसने 15 नाइट शिफ्ट्स की हैं और जो कि ज़्यादा हैं नर्स कैंप से और नर्स मिलर से, दोनों की मिलाकर नर्स मिलर की ज़्यादा हैं जो कि 15 हैं। नर्स केल्विन हैज़ वर्कड 8 नाइट शिफ्ट इन अ रो लेस देन नर्स कैंप। नर्स केल्विन ने 8 शिफ्ट की है नाइट की जो कि कम है नर्स कैंप से। अब देखें, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को यहाँ तक मैंने सिंपल अपनी इस अंदाज में लिख दिया। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी नाइट शिफ्ट्स इन अ रो हैज नर्स कैंप वर्कड। नर्स कैंप ने कितनी वर्क की होगी, अब मुझे बताएं। नर्स कैंप ने ज़्यादा काम किया है नर्स रोजर से जिसने 5 घंटे काम किया था। नर्स मिलर ने 15 घंटे काम किया है, 15 नाइट शिफ्ट्स की हैं जो कि ज़्यादा हैं नर्स कैंप और रोजर की दोनों की मिलाकर। और नर्स केल्विन ने 8 किया है शिफ्ट जो कि नर्स कैंप से कम है। इतनी बात तो हमें यहाँ से समझ आ गई कि नर्स केल्विन से नर्स कैंप की नाइट ज़्यादा होंगी और नर्स रोजर से उनकी कैंप क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। लेकिन नर्स मिलर जो कि 15 है उससे कम होंगी। तो मीन्स 8 से ज़्यादा होंगी, 5 से ज़्यादा होंगी और 15 से कम होंगी। ठीक है, अब आप लोग देखें, 8 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि हमारी 9 हमारा रेंज से 9 से रेंज स्टार्ट होगा, क्योंकि कहीं पर ये नहीं लिखा कि केल्विन के इक्वल होगी। तो 9 से हमारी रेंज स्टार्ट होगी और मिलर से कम होनी चाहिए, तो 14 पर हमारी रेंज ख़त्म होगी, क्योंकि ना ही हम केल्विन के इक्वल 8 ले सकते हैं और ना ही हम मिलर के इक्वल 15 ले सकते हैं। तो हमारी रेंज 9 से 14 तक होगी कैंप के नाइट शिफ्ट्स की। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक गिवन है कि मिलर ने 15 शिफ्ट्स की हैं जो कि ज़्यादा है कैंप और रोजर से। रोजर की पता है 5 है, तो 5 में क्या प्लस करें कि हमें इतनी शिफ्ट्स मिल जाएं जो कि 9 से 14 के दरमियान रेंज में आती हो। तो अगर आप 5 के अंदर 9 को प्लस करें तो हमारे पास 14 आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम 9 के अंदर अपने ऑप्शंस में से 10 को या 11 को प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो इस मिलर से ज़्यादा हो जाएगा या मिलर के इक्वल हो जाएगा। जबकि हमें कंडीशन दे दी गई है कि जो हमारी कैंप की जो हमारी शिफ्ट्स हैं वो मिलर से कम होनी चाहिए। मिलर और रोजर की जब प्लस करेंगे तो उससे कम होनी चाहिए जितनी मिलर की हैं। तो हमारा 14 आंसर करेक्ट होगा। 8 हम इसलिए नहीं ले सकते कि 8 केल्विन की हैं और केल्विन के से हमारी कैंप की जो शिफ्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगी, ना ही इक्वल होंगी ना ही कम होंगी। उम्मीद है ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि चिल्ड्रन आर इन परसुएट ऑफ अ डॉग हुज लेश हैज़ ब्रोकन। उसकी रस्सी टूट चुकी थी डॉग की। जेम इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। साथ साथ इंफॉर्मेशन को लिखें। जेम्स जो था वो डॉग के पीछे था। जेम्स इज बिहाइंड डॉग। दूसरी इंफॉर्मेशन, रबी इज बिहाइंड जेम्स। रबी जो था वो जेम्स के पीछे था, बिहाइंड था। रेचल इज बिहाइंड रबी। रेचल जो था वो रबी के बिहाइंड था। मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैक्स डॉग के बिल्कुल आगे था और वो अपनी स्ट्रीट के जिस सिमत में डॉग भाग रहा था उससे ऑपोजिट चला गया। ठीक है, साइड पर हो गया। साइड पर होने से मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिख दी कि मैक्स जो था वो डॉग के आगे था, अहेड था। फिर उसने क्या किया, मतलब डॉग भी इस डायरेक्शन में जा रहा था और मैक्स भी इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन मैक्स साइड पर हो गया, अलोंग साइड हो गया, मूव कर गया असाइड और डॉग पास कर गया। जैसे ही डॉग पास आगे चला गया डॉग, तो मैक्स ने दोबारा से बच्चों को, देखो आगे इन्फॉर्मेशन, एज द चिल्ड्रन एंड डॉग पासिस। जब मैक्स मुड़ गया दूसरी तरफ तो बच्चे और डॉग आगे चले गए, तो मैक्स ने दोबारा से उनके परस्यूट को, उनकी कतार को ज्वाइन किया। ठीक है, ही रन बिहाइंड रबी, और वो किसके पीछे आया,
रबी के पीछे। तो मैंने लिख दिया कि अब मैक्स किसके पीछे आ गया, बिहाइंड रबी। जेम्स रन फास्टर, जेम्स तेज भाग रहा था और वो डॉग के लेफ्ट साइड पर हो गया। ठीक है, जेम्स तेज भागा और डॉग के लेफ्ट साइड पर हो गया। जेम्स फास्ट भागा और अलोंग साइड डॉग हो गया लेफ्ट साइड पर। रबी तेज भागा और लॉन्ग साइड राइट साइड पर हो गया डॉग के। रबी भी फास्ट भागा और अलोंग साइड डॉग के राइट साइड पर हो गया। अब आप लोग गौर से देखें, सबसे पहले जेम्स है, ठीक है, जेम्स है डॉग के पीछे, ये डॉग है, डॉग के पीछे जेम्स था, जेम्स के पीछे रबी था, मतलब रबी बिहाइंड जेम्स, जेम्स के पीछे रबी, रबी, फिर रिचल था रबी के पीछे, रिचल यहाँ पर था रबी के पीछे, मैक्स आया, मैक्स यहाँ पर था पहले, नजर आ रहा है आप लोग को, डॉग से आगे मैक्स यहाँ पर था, मैक्स ने साइड बदली, यहाँ पर हो गया, इस साइड पर आ गया, तो डॉग आगे चला गया। जब डॉग आगे चला गया तो मैक्स ने दोबारा यहाँ पर आकर सोचा कि मैं दोबारा कितार को ज्वाइन करता हूँ, तो उसने जब कितार को ज्वाइन किया तो वो जेम्स रबी के पीछे, रबी के आकर पीछे मैक्स ने इस लाइन को ज्वाइन किया। जब मैक्स ने लाइन को ज्वाइन कर लिया तो जेम्स इतना तेज भागा, जेम्स फास्टर और लेफ्ट साइड पर गया, जेम्स इतना तेज भागा कि ये डॉग है तो इसकी लेफ्ट साइड ये, जेम्स यहाँ पर चला गया, तो यहाँ से जेम्स का काम खत्म। रबी इतना तेज भागा कि वो डॉग के राइट साइड पर चला गया, रबी तेज भागा और वो डॉग ये था इसके राइट साइड पर आ गया, रबी का काम भी इस कतार से खत्म। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि हु इज डायरेक्टली बिहाइंड डॉग, अब डॉग के बिल्कुल पीछे कौन होगा, तो डॉग ये है, जेम्स चला गया लेफ्ट साइड पर, रबी चला गया राइट साइड पर, तो डॉग के बिल्कुल पीछे आ गया मैक्स और मैक्स के पीछे रिचल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ मैक्स। मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पेपर पर इसको ड्रॉ किया, ताकि क्योंकि लैपटॉप पर ना मेरे पास वो पेन नहीं है जिससे बंदा लेक्चर ड्रॉ कर सकता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब हमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका एक और क्वेश्चन देखिए, द होटल इज 2 ब्लॉक्स ईस्ट ऑफ द ड्रग स्टोर, जो होटल है वो 2 ब्लॉक्स ईस्ट में है ड्रग स्टोर के। ठीक है, मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पर लिखा ड्रग स्टोर, ये मैंने DS का मतलब है ड्रग स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो ना तो आप लोगों को दिए जा रहे हैं ये डायरेक्शंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपने ईस्ट ड्रॉ करना है, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आप एक स्टैंडर्ड डायरेक्शंस रख ले अपने लिए इस तरह के सवालों के लिए। अब जब आपको कहा है कि होटल 2 ब्लॉक ईस्ट में है ड्रग स्टोर के, तो मैंने सबसे पहले यहाँ ड्रग स्टोर ड्रॉ किया और इसका ईस्ट मेरा ये बन रहा है, ये वाला। ठीक है, इसके ईस्ट में मैंने 2 ब्लॉक शो करने के लिए एक डॉट यहाँ बनाया जो एक ब्लॉक शो कर रहा है, एक डॉट यहाँ बनाया जो दूसरा ब्लॉक शो कर रहा है, तो ड्रग स्टोर के ईस्ट में 2 ब्लॉक छोड़कर होटल है। ठीक है, होटल है, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने ड्रॉ कर ली। दूसरा है द मार्केट इज 1 ब्लॉक वेस्ट ऑफ होटल, मार्केट जो है वो होटल के वेस्ट में एक ब्लॉक दूर है। अब होटल ये है, होटल ईस्ट में आ गया तो होटल का वेस्ट कौन सा होगा, ये देखें वेस्ट इस साइड पर, और वो भी 1 ब्लॉक, तो होटल के 1 ब्लॉक यहाँ पर है मार्केट। अब मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या द ड्रग स्टोर इज वेस्ट ऑफ मार्केट, क्या ड्रग स्टोर वेस्ट में है मार्केट के, तो अगर आप गौर देखें मार्केट ये आ गया, मार्केट होटल के वेस्ट में है, और मार्केट से अगर आप डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगाओ तो ये मेरा वेस्ट है मार्केट का, ये मेरा ईस्ट है मार्केट का, ये मेरा नॉर्थ है मार्केट का, और ये मेरा साउथ है मार्केट का। आप इसको देखें, ठीक है, यहाँ पर मेरा ईस्ट में मेरा यानी यहाँ पर मार्केट जो मेरा है वो होटल के वेस्ट में आ रहा है, और मार्केट के वेस्ट में ड्रग स्टोर है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मार्केट के इस साइड पर ड्रग स्टोर है और इस साइड पर जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। ठीक है, तो मैं इससे इंफॉर्मेशन डिड्यूस करती हूँ कि होटल इज इन द ईस्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट ये है, मार्केट के ईस्ट में होटल है, और मार्केट इज इन द वेस्ट ऑफ होटल, और जो मार्केट है वो होटल के वेस्ट में है, और जो ड्रग स्टोर है वो मार्केट के वेस्ट में है। ड्रग स्टोर ये है तो ये मार्केट के वेस्ट में है, तो मेरी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर द ड्रग स्टोर इज द वेस्ट ऑफ मार्केट, ये बिल्कुल ट्रू है। फिर अगर हम देखें तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपको कैसे दिए जाते हैं, तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस का पैटर्न भी आप लोग देख लें। मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आप लोग को ऐसे स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें आप लोगों को ये ग्रेटर देन यानी L इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन N और N इज ग्रेटर देन P, इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। फिर आपको कंक्लूजन दी जाती है कि L इज ग्रेटर देन P या M इज ग्रेटर देन P, बताएं कि इनमें से एक कंक्लूजन फॉलो करिए या दोनों कंक्लूजन फॉलो करिए या इन दोनों फॉलो नहीं करें। अब इनको हमने सॉल्व कैसे करना है, इनको हमने सॉल्व
ऐसे करना है कि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है L इज़ ग्रेटर देन M, M इज़ ग्रेटर देन N, N इज़ ग्रेटर देन P, इनको आपने बिल्कुल उसी तरह लिख लेना है। देखो L इज़ ग्रेटर देन M, ठीक है, L इज़ ग्रेटर देन M। अब M ग्रेटर है N से, तो मैंने लिख दिया M ग्रेटर N, ठीक है, M इज़ ग्रेटर देन N। फिर दिया है N इज़ ग्रेटर देन P, ठीक है, तो मैंने लिख दिया N इज़ ग्रेटर देन P। L इज़ ग्रेटर देन M, M इज़ ग्रेटर देन N, N इज़ ग्रेटर देन P। ये मैंने इक्वेशन बना ली। दो दफ़ा M N P गिवन था, तो मैंने उसको एक दफ़ा रख लिया कि L इज़ ग्रेटर देन M, तो इस M को रिपीट करने के बजाय मैंने लिखा M इज़ ग्रेटर देन N। इस N को रिपीट दोबारा करने के बजाय मैंने लिखा N इज़ ग्रेटर देन P, तो छोटी सी स्टेटमेंट बन गई। अब मुझसे सवाल पूछा जा रहा है क्या L इज़ ग्रेटर देन P, तो मैं देख सकती हूँ कि देखो L तो सबसे ग्रेटर है, फिर M है, फिर N है और फिर P है, तो क्या L ग्रेटर है P से? जी बिल्कुल, L यहाँ पर है जो कि सबसे ग्रेटर है P से, तो P से ऑब्वियसली वो ग्रेटर है, पहली कंक्लूजन तो ठीक है। M इज़ ग्रेटर देन P, क्या M ग्रेटर है P से? तो अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल M मेरा ग्रेटर है P से, तो इस वजह से मेरी स्टेटमेंट दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रही है। उसके बाद मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन का एक और सवाल आपको दिखा देती हूँ, जिसमें से आपको स्टेटमेंट ऐसी दी जाएगी कि H इज़ लेस देन J, F इज़ लेस देन H, I इज़ ग्रेटर, I इज़ लेस देन और इक्वल टू J, और फिर J इक्वल है K के। उस सवाल को रहने दें, सवाल में मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ तक बहुत है कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आप लोगों को ऐसे के सवाल दिए जाते हैं। थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट इसका है वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, लेकिन मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आप लोगों को अगर ये साइंस अच्छे से समझ आ गई है, मैंने पूरी की पूरी मतलब लॉजिकल प्रॉब्लम्स को इन साइंस के ज़रिए क्यों आप लोगों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये ईजी टू राइट है, लेस टाइम में आप फ़ौरन से अपनी स्टेटमेंट को लिख सकते हो, जैसे मैंने आपके सामने प्रॉपर आपको लिख कर दिखाई, ठीक है। फिर आप इजीली इससे डिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट बहुत छोटी और बहुत अंडरस्टैंडेबल बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस तरीके से अपनी लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैंने मतलब कल का लेक्चर इसी वजह से नहीं बना पाई थी, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग कि सबसे बेस्ट और ईजी मेथड हो जिससे मैं आप लोगों को अपनी बात पहुंचा सकूं और आप लोग इसको समझ जाओ। तो प्लीज़ आप लोग इसको गौर से देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैंने 2 वीडियोस के बजाय एक वीडियो में पूरा लॉजिकल प्रॉब्लम समझाने की कोशिश की, ताकि पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट का रिदम रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ती रहिएगा। टेस्ट डिले हो गया, 2 वीक्स आपको मोर मिल गए हैं, तो जो आपके नसीब में लिखा है वो हज़ारों साल भी बाद आपको मिलेगा, और जो आपके नसीब में नहीं लिखा वो हज़ारों साल बाद भी आपको नहीं मिलेगा। तो किसी से जेलस मत हुए कि फ्रेशर्स आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। इफ़ यू आर अ रिपीटर, अल्लाह पर भरोसा रखें, जो नवाला जो चीज़ आपके नसीब में है वो आप तक पहुंच कर रहेगी। अगर उस तक पहुंचने के लिए आपके नसीब में मेहनत है तो प्लीज़ आप मेहनत करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और विद दिस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको आपको वीडियो की अच्छे से समझ आई है या कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।